तो आज हम आपके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नेसेसरी जर्नल एंट्री बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम थ्योरी स्ट्रक्चर, जिसमें पेमेंट प्रोसीजर क्या क्या है, कैसे कैसे हिसाब सेटल होता है, वो बताए थे। और आज सेकंड वीडियो डाल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसका जर्नल एंट्रीज होता है। तो जर्नल एंट्रीज में आपको डिफरेंट प्रकार का एसेट्स लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट, एसेट्स रियलाइजेशन से रिलेटेड और जो भी नेसेसरी जर्नल एंट्री हैं, जो जितने इसमें पॉसिबल हैं, उसमें सारे टर्म्स हैं, उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, है ना। कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाया जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट। जब फर्म डिसॉल्व होता है तो ये 4 अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं, तब जाकर के इसका पूरा हिसाब किताब का अकाउंट का सेटलमेंट हो जाता है। अब है कि जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो सबसे पहला जर्नल एंट्री होता है कि फर्म में जितने भी एसेट्स हैं पहले उसका हिसाब किया जाए। तो सन्ड्री एसेट्स को सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, एक रियलाइजेशन, जब भी फर्म डिसॉल्व करता है, फर्म डिसॉल्व होता है तो फर्म के हिसाब किताब का सेटलमेंट के लिए अकाउंट सेटलमेंट के रूप में फर्म के सारे एसेट्स को, है ना, रियलाइज किया जाता है। सारे लायबिलिटीज़ का पेमेंट, रियलाइजेशन का मतलब यहाँ है संपत्तियों से वसूली और दायित्वों का भुगतान करके सेटलमेंट कर दिया जाए। वसूली ले लेना है और वसूली दे देना है, हिसाब किताब को फाइनल कर देना है। तब उसमें सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो रियलाइजेशन, उससे संबंधित रिलेटेड जर्नल एंट्री और अन्य जर्नल एंट्री, उसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को इससे सारे टर्म को एक्सप्लेन करें, इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को आपके लिए एक्सप्लेन करें, ताकि अधिक से अधिक ये समझ में आ जाए। इस बार CBSE और बिहार बोर्ड, है ना, दोनों एग्ज़ाम में चांसेज हैं कि ज़्यादातर जर्नल एंट्री पूछने का, है ना। मे भी अकाउंट्स भी पूछ सकता है, डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और जो भी नेसेसरीज अकाउंट है इससे क्वेश्चन, चूँकि एक अनुमान है लेकिन चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए जर्नल पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। और ऐसे भी अगर आप इसके लेजर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बिना जर्नल को समझे हुए अच्छे ढंग से आप लेजर को ठीक से बना नहीं पाइएगा, इसलिए अच्छी ढंग से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जब भी फर्म डिसॉल्व करता है तो फर्म के हिसाब किताब सेटलमेंट के लिए कोर्ट द्वारा हो या एग्रीमेंट से हो या पार्टनर्स विल के अनुसार हो, जो भी होता है, तो एक पार्टनर में ही से कोई या कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति, है ना, जो कि अपॉइंट होता है और वो सारे फर्म के एसेट्स को बेचता है, उसके सारे लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है और जो भी उससे रिलेटेड, तो वो सारे हिसाब किताब को फर्म के बिहाफ में बनाता है। तो चूँकि जब फर्म बंद होता है तो वसूली वर्ड रियलाइजेशन ही आता है, इसलिए सारे, चूँकि अब तो फर्म क्लोज हो रहा है तो वसूली करके बंद कर दिया जाए, इसीलिए सारे हिसाब किताब का सेटलमेंट मेनली इसी अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट से ही होना है। तो सबसे पहले सन्ड्रीज एसेट्स को उसमें ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, डेटर वगैरह वगैरह जितने भी हैं। तो जब भी सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे रिलेटेड ये पहला एंट्री आपको बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं। उसमें क्या है कि जब भी सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो जो फर्म का एसेट्स था, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, वो अब सेटलमेंट में, है ना, रियलाइजेशन में जा रहा है तो वो वैल्यू अब धीरे धीरे उसका सब बेच देंगे तो उसका वैल्यू समाप्त, अर्थात ये रियलाइजेशन के अधीन चला गया, वसूली के अधीन, तो वो क्रेडिट हो गया और ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान रहे, रियलाइजेशन अकाउंट जब भी आपको बताएंगे, है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसका परिणाम प्रॉफिट या लॉस आता है ना। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से भी ज़रूरी है, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही आता है, जैसा हो सिचुएशन के अनुसार।
तो पहला जर्नल एंट्री है व्हेन एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब जब सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो बैलेंस शीट में जितने भी संभाव्य एसेट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। तो उसमें सबसे पहला आता है गुडविल। तो गुडविल यदि बैलेंस शीट के एसेट साइड क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो उसे भी आप सन्ड्री एसेट्स के रूप में इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गुडविल को भी किया जाता है, और उससे जो भी अमाउंट रियलाइज होगा, वसूली होगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। पैसा जो भी उससे प्राप्त होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। सेकंड है डेटर। तो डेटर में एक सावधानी आपको रखना है कि यदि डेटर सीधे नेट वैल्यू पे दिया हुआ और उसमें कोई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स माइनस नहीं है तो जो वैल्यू डेटर का है वो इसमें चला जाएगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। बट अगर बैलेंस इसमें एक मिस्टेक हमेशा बच्चे कर देते हैं, स्टूडेंट्स कर देते हैं कि जब बैलेंस शीट में डेटर दिया हो और उसमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स लेस किया हो तो जो नेट वैल्यू है वही डाल देते हैं बाई मिस्टेक, लेकिन नहीं, उसको ग्रॉस वैल्यू पे ही लेना है, अर्थात जो भी बिना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किए हुए जो डेटर का वैल्यू है वो ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये ध्यान रहे। तीसरा है कैश और बैंक। कैश और बैंक है ना, एसेट साइड होता है, एसेट्स ही है, लिक्विड एसेट्स है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, लास्ट है फोर्थ इसमें जो जिस पर हमको डिस्कस करना है फिक्टिशियस एसेट्स। जितने भी काल्पनिक संपत्ति हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होता है, लॉसेज होता है ना, बहुत सारे जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए होते हैं वह भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इनका अलग से हिसाब होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। इनका सेटलमेंट कहाँ होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये चूँकि चार्जेज हैं, लॉसेज हैं, जो भी हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसमें आते हैं, तो ये सारी चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनका जो भी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग उसमें बांट करके और इसका उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्रीज बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, जो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो भी लॉसेज है सब वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब भी आप सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफ़र करें, चूँकि इसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा और आपका तो पढ़ा हुआ है, जान रहे हैं कि इसके अलावा सन्ड्री एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला ये एंट्री हुआ। सेकेंड एंट्री बताने जा रहे हैं दूसरा। सेकेंड में है कि व्हेन लायबिलिटीज, व्हेन है ना, लायबिलिटीज ऑफ द फर्म ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र के बाद अब लायबिलिटीज को भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फर्म में जब भी लायबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसका ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में तो लायबिलिटी फर्म का चला जाएगा वसूली के अधीन, रियलाइजेशन के अधीन, तो उल्टा वो क्रेडिट बैलेंस होता है तो स्वाभाविक है कि वो डेबिट हो जाएगा, है ना, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चलिए इसे आप लोग समझ गए होंगे, इस पर ध्यान देना है, इसे हम मिटा रहे हैं। तो व्हेन लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री होगा, है ना, सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज, है ना, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसका जर्नल एंट्री डाल दीजिए, सॉरी ये जर्नल एंट्री हो गया, इसका आप नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या होता है? जनरली एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, अब यहाँ तो बता चुके थे इसमें कि डेटर का जो प्रोविजन होता है वो इसमें नहीं माइनस करके नहीं जाता है रियलाइजेशन में एसेट्स के लिए, है ना, तो फिर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटीज रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें डिफरेंट प्रकार के लायबिलिटीज हैं सन्ड्री लायबिलिटीज में, बट इसमें भी ध्यान देना होता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आपको जनरल रिजर्व होता है ना, आपको पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है,
ठीक है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व होते हैं, और बहुत तरह के ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, बहुत सारे लायबिलिटीज होते हैं। तो इन सारे जितने भी ये दिए हुए जो लायबिलिटीज साइड जितने भी रिजर्व या फंड हैं उनका क्या होगा। तो लायबिलिटीज में जितने भी हैं, इसके अलावा प्रोविजन रिजर्व का चर्चा इसके बाद हम करेंगे। इसमें आपको एक और बात बता दें कि जब भी लायबिलिटीज होता है तो इसमें एक होता है पार्टनर्स लोन और दूसरा होता है पार्टनर्स वाइफ्स लोन। पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दिया है तो वो पार्टनर्स लोन होता है, और अगर पार्टनर की पत्नी फर्म को लोन दी है तो उसका पार्टनर्स वाइफ्स लोन। ये दोनों का ट्रीटमेंट, इसमें भी स्टूडेंट्स देखते हैं क्लास में मिस्टेक कर देते हैं, समझते हैं कि पार्टनर की ही ना पत्नी है तो जैसे पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट होगा वैसे उसका कर दें, ये तो पार्टनर का ही है, इसमें क्या कुछ अलग बात है, नहीं। पार्टनर्स वाइफ्स लोन थर्ड पार्टी का लोन एक्सटर्नल लोन की तरह ट्रीट होता है और वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। बट पार्टनर्स लोन का अलग प्रोसीजर है कि, है ना, उसका सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद उसका पेमेंट होता है। तो पार्टनर्स लोन लायबिलिटीज के रूप में यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसका अलग से पेमेंट होता है, ठीक है। तो पार्टनर्स वाइफ्स लोन को थर्ड पार्टी लोन मान करके इसमें ट्रांसफ़र करना होगा। क्रेडिटर, पार्टनर्स वाइफ्स लोन, बैंक लोन, जितने ही प्रकार के ओवरड्राफ्ट वगैरह जो भी है लायबिलिटीज है एक्सटर्नल थर्ड पार्टी का, है ना, तो ट्रांसफ़र होगा इसमें। तो जब सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र हो गया, सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया, अब इसके बाद सन्ड्री लायबिलिटी जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी से रिलेटेड और जो रिजर्व फंड की जो हम बात बोले उस पर ज़रा ध्यान दे दें, वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि कोई भी प्रोविज़न या रिजर्व अगर बैलेंस शीट साइड दिए हुए किसी एसेट्स के अगेंस्ट बना हुआ है, उस एसेट्स के लिए, अर्थात एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाया गया है और उसके अगेंस्ट, जैसे एक इम्पॉर्टेंट होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है और एसेट साइड में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू दिया हुआ है, सरेंडर वैल्यू हो या जो भी हो, तो वैसे केस में, ठीक है, वो वैसे केस में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व होता है, और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड इन्वेस्टमेंट हो और लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो, तो वह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई एसेट्स है उस रिजर्व और फंड। इसी प्रकार से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, है ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, डिफरेंट प्रकार के प्रोविजंस होते हैं जो यहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको कि आपको हम बता देते हैं और उसका कारण यही है। तो सबसे पहला इसमें ले लेते हैं कि रिजर्व, है ना, डिफरेंट रिजर्व्स एंड फंड। डिफरेंट रिजर्व एंड फंड ट्रांसफर टू, है ना, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें ये जो ध्यान रखना है ना, वो इस चीज़ का कि कौन कौन से रिजर्व, तो वैसे रिजर्व या प्रोविजन जाएंगे जो, है ना, किसी एसेट्स के अगेंस्ट लायबिलिटी साइड हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड वो है, एसेट्स मौजूद है, तो वो सारे रिजर्व, फंड, प्रोविजन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। जैसे सबसे पहला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल, है ना, डाउटफुल डेब्ट्स।
अकाउंट डेबिट, ये हो गया। फिर हो जाता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद मशीनरी, कोई भी एसेट्स को रिप्लेस करते हैं, जनरली ऐसे माना जाता है मशीन, मशीनरी रिप्लेसमेंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व होता है कि जब भी, है ना, चूँकि वर्ड बड़ा हो रहा है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, ये भी डेबिट होगा। चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं। तो ये और इसके अलावा हो सकता है, तो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, रिजर्व है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सॉरी फंड अकाउंट डेबिट। फिर होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। और इसके अलावा एक और होता है, वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर पर जब डिस्काउंट होता है तो उसके लिए भी प्रोविजन होता है, प्रोविजन, है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इतने तरह के, अब इसके पीछे बेसिक रीजन यही ध्यान देना है कि कौन कौन से, जितने भी देखिए, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स तो डेटर होता है एसेट्स में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तो एसेट्स होता है ना, बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, मशीन होता है। फिर मशीन को रिप्लेस करने से रिलेटेड तो उसमें एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट में और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में ध्यान देना है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर इन्वेस्टमेंट है तब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, अदरवाइज नहीं होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इसके अगेंस्ट अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट्स के रूप में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है दिया हुआ, कुछ वैल्यू, जो भी वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू होता है, तो वो ट्रांसफ़र होगा, नहीं है तो ये भी दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ये ध्यान रखना होगा। और इसके अगेंस्ट भी तो डेटर के अगेंस्ट है तो डेटर होता ही। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लायबिलिटी से रिलेटेड। अब इसके अलावे जो रिजर्व होते हैं, फंड होते हैं, अर्थात जिसके अगेंस्ट कोई बैलेंस शीट में एसेट्स नहीं होते हैं, तो वो जनरली वो प्रॉफिट से ही सब क्रिएट होते हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसमें जैसे हैं, यहाँ लिखने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जगह कम है, तो यहाँ क्या होता है, जैसे जनरल रिजर्व, ठीक है, तो वो क्या, जहाँ जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। फिर है पीएल अकाउंट का, ध्यान रहे क्रेडिट बैलेंस, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इसका क्रेडिट बैलेंस अर्थात प्रॉफिट, हम यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए प्रॉफिट डाल दिए हैं, वर्ड, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट, इसका लॉस बैलेंस भी होता है एसेट साइड, जिसको कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट। अब ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इसके अगेंस्ट कोई बैलेंस शीट के एसेट साइड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जगह कम है, अकाउंट डेबिट। अगर इसके अगेंस्ट एसेट्स नहीं है तो फंड अकाउंट डेबिट। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये 4 हो गए। और भी इसके अलावा कुछ हो सकते हैं, ठीक है, जैसे और है इसमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो आपको हम बताएंगे। तो इसमें क्या है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये ट्रांसफ़र होंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्पेशली आपको ध्यान देना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, चूँकि यही कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इतने एंट्रीज हो गए। ये लायबिलिटीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। क्यों जाते हैं रियलाइजेशन में, क्यों नहीं जाते हैं, है ना, ये सारी बातें आपको बता दी। अब इसके बाद इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद जो जर्नल एंट्री है ना, उसको हम इसी में मिटा करके फिर बताते हैं। अब सारे एसेट्स से रियलाइज्ड अमाउंट का जर्नल एंट्री होगा। तो एसेट्स को जब भी सेल किया जाएगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंट्रीज में आपको फिफ्थ एंट्री बताने जा रहे हैं। व्हेन एसेट्स सोल्ड, जब संपत्ति बेचा गया तो क्या एंट्री होगा। तो जितने भी पैसे इसमें आएंगे तो पहला होता है इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब फर्म का एसेट्स बिक रहा है तो उस एसेट्स में से किसी एसेट्स को कोई पार्टनर भी ले सकता है। ध्यान रहे, उसमें से किसी एसेट्स को कोई पार्टनर भी ले सकता है, तो उसके कैपिटल से पैसा कट जाएगा, तब एंट्री होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, तब एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला ध्यान देना है, अगर नकद आ रहा है चाहे पार्टनर्स ले और पैसा कैश दे दे तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, बट पार्टनर्स लिया है और उसका कैश पेमेंट का कोई सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल से उसका पैसा कट जाएगा। तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। फिर यदि कोई भी एसेट्स है फर्म में और उस एसेट्स को किसी क्रेडिटर किसी लायबिलिटीज का सेटलमेंट में पूर्ण रूप से पेड कर दिया जाए उसके वैल्यू को, तो न ही उस लायबिलिटी का पेमेंट इसमें शो करना है और न ही उस एसेट से अमाउंट को रियलाइजेशन जो भी उसका रियलाइज्ड वैल्यू था वो न उसका सेटलमेंट में चला गया, लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों सेटल कर गया, तो उसके लिए कोई इसमें एंट्री नहीं करना है, वो आपस में सेटल कर जाते हैं। अर्थात आपको जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा तो उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेटल हो गया। एक ध्यान रखना होगा इस बात का। तो अगर कोई पार्टनर फर्म का एसेट्स को लेता है तो अगर कैश नहीं पेड करता है तो पार्टनर्स कैपिटल से उसका पैसा कटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन हो गया। अब आगे कि जब एसेट से अमाउंट रियलाइज हो जाएगा, सेटलमेंट में चला गया, अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अब रिकॉर्ड में आ गया। जब फर्म का हिसाब सेटल हो रहा है तो उस समय पता चला कि कोई ऐसा एसेट्स है जिसका इतना वैल्यू रियलाइज हो रहा है, तो अगर उसमें भी कैश रियलाइज होगा तो कैश टू रियलाइजेशन एंट्री होगा, उसका ट्रांसफ़र एंट्री नहीं होगा, सीधे जो भी उसका रियलाइज्ड वैल्यू है उसी पर कैश टू रियलाइजेशन होगा। और यदि उस एसेट्स को अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कोई पार्टनर ले लिया है तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर कैश दिया है तो कैश टू रियलाइजेशन ही एंट्री होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स का। अब है जब एसेट से अमाउंट रियलाइज्ड हो गया तो 7 में आपको ध्यान देना है कि जब लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, वेन लायबिलिटीज पेड, जब एसेट्स बिक गया और लायबिलिटीज का पेमेंट होना सबसे पहले तो इसी का है, तो इसमें सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा, उसके बाद जो भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसका पेमेंट होगा, तो एंट्री होगा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है, टू कैश या बैंक अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का अगर पेमेंट होता है तो भी रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या रिकॉर्डेड लायबिलिटी का जो भी क्रेडिटर है वो फर्म का कोई एसेट उसके लिए ले लेता है तो बताए ही उसके लिए कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपस में वो सेटल कर जाते हैं, करिएगा तो बैलेंस आकर उसका जीरो हो जाता है।
तो ठीक है, वो उसका सेटलमेंट हो जाता है। तो डिफरेंट है ना, जो भी लाइबिलिटीज है जो ट्रांसफ़र हुआ है या जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो अब रिकॉर्ड में आ रहा है उसका पेमेंट या हिडन लाइबिलिटी भी उसको कह सकते हैं, वो पता चला और उसका क्लेम हो गया, तो जितना भी क्लेम हुआ वो। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई पार्टनर फर्म के लाइबिलिटी, चाहे वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हो, चाहे कोई क्रेडिटर का पेमेंट हो, या कोई पार्टनर्स उसकी पत्नी का लोन हो, वो बोलता है कि हम पेड कर देंगे, तो इसका मतलब वो पैसा फर्म को दे रहा है, फर्म के बदले में पेमेंट कर रहा है, तो वह भी उसके कैपिटल में क्रेडिट होगा। अगर कोई लाइबिलिटी, ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड ये बताए हैं और इससे रिलेटेड ये बता रहे हैं, यदि कोई पार्टनर फर्म का लाइबिलिटी पेड करने का जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है तो उसका कैपिटल क्या होगा, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अगर अनरिकॉर्डेड कोई भी लाइबिलिटी ले रहा है पार्टनर अपने ऊपर की क्लेम हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, अब पेड करना है, या रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, थर्ड का, एक्सटर्नल का, तो क्योंकि वो पार्टनर ना दे रहा है तो पार्टनर फर्म को जो भी पेमेंट करेगा, जो भी पैसा देगा, वो उसके कैपिटल में ही क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री हो गया। अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट, डिफरेंट प्रकार का अनरिकॉर्डेड वगैरह, ये सारे का एंट्री हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एंट्री होते हैं वो हैं कि रिजर्व का बता ही चुके हैं, प्रॉफिट का बता ही चुके हैं, है ना। अब इसके लिए नेसेसरी जो एंट्री होंगे वो होंगे, जैसा कि शुरू में उसका एंट्री नहीं किए, बोल करके ही समझाए हैं कि पार्टनर्स, अगर फर्म में प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म में फिक्टिशियस एसेट्स है तो भी, है ना, तो लॉस को भी, तो उसके लिए एंट्री करते हैं लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हैं, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। व्हेन लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस इसको कहा जाता है, एक्यूमुलेटेड लॉस, है ना, एंड एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, ट्रांसफ़र टू क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस, पीएल अकाउंट ही कह सकते हैं इसको, लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है, पीएल अकाउंट क्या है, लॉस, है ना। उसके बाद टू जो भी है फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज में हो जाता है और लॉसेज वगैरह हो गया और कुछ ऐसा है, तो वो फिक्टिशियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज वगैरह यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि लायबिलिटी जब ट्रांसफ़र कर रहे थे, रिजर्व वगैरह का सेटलमेंट जब हो रहा था, तो उसमें एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रह गया, तो उसके लिए नेसेसरी कुछ टर्म्स हैं उसमें, जिसका कि आपको एक्सप्लेनेशन को आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जैसे अब पहला कंडीशन है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट जो फर्म ने बनाया रिजर्व, वो वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट अर्थात क्लेम के बराबर है। तो वैसे कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री होगा, और फिर जितना क्लेम होगा वो पेमेंट होगा, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। कुछ कंडीशंस में, है ना, जब इसका पेमेंट होगा, जब अमाउंट पेड होगा, सेकेंड में कि व्हेन अमाउंट पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए जब अमाउंट पेड होगा तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी, क्योंकि एक केस में इसका एंट्री अगर नहीं भी किया जाए तो भी ये आपस में सेटल हो जाता है, बट जनरली एंट्री कर देने से कंफर्म होता है, क्लियर होता है।
तो पहला कंडीशन था कि जब इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका जब इक्वल हुआ तब एंट्री ये होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब इसका अमाउंट पेड होगा तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। ये केस, इसको एक कंडीशन का केस मानिए, है ना। इसमें पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री। बी में अब कहता है कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन क्लेम। इसका जो क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, क्लेम का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है तब इसका जर्नल एंट्री होगा, क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्लेम क्या है, ज़्यादा है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही ज़्यादा है अर्थात क्लेम कम है, तो जितना का क्लेम होगा उतना अमाउंट, है ना, जितना लायबिलिटी क्रिएट होगा उतना रियलाइजेशन में चला जाएगा, टू रियलाइजेशन। और यदि क्या ये बच ही गया तो बाकी जो शेष अमाउंट होगा वो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये बट जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शेष, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है, ठीक है, और रियलाइजेशन का जो क्लेम हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम वो 80 हुआ, बाकी जो 20 रुपीज़ बचा, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के उनके कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट जो भी है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड में कहा जा सकता है, आ सकता है आपके क्वेश्चन में, सी कंडीशन में हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम ही ज़्यादा है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से अगर कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो टोटल का टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और उसके बाद जितना का क्लेम होगा वो फर्म पेड करेगा, तो टोटल का टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चला जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आ सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, नो एनी क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपके फर्म में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बट नो लायबिलिटी, नो क्लेम, इसके लिए कोई क्लेम नहीं है, क्या है, कोई क्लेम नहीं है, माने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसके अगेंस्ट कोई दुर्घटना नहीं हुआ किसी कर्मचारी का, कोई क्लेम ही नहीं है, ठीक है। तो डी कंडीशन में आप इसको समझिए। तो ये सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट, है ना, ये चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर, न कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्वेश्चन कुछ कह रहा है उस पर बिना ध्यान दिए अगर इसका आप अकाउंट में डायरेक्ट जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जल्दीबाजी में कर देते हैं। तो ये सारे टर्म्स का ध्यान रखना है। तो पहला टर्म क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अमाउंट के इक्वल है तो उसको ट्रांसफ़र करके उसका पेमेंट कर सकते हैं, है ना, कर दिया जाता है। भेन है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है क्लेम से तो जितना ज़्यादा अमाउंट है वो ध्यान रहे, इसमें अमाउंट भी डाल करके हम समझा दिए थे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना अमाउंट है वो रियलाइजेशन में जाएगा क्लेम वाला, और बाकी जो है लायबिलिटी वाला, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक। उसी प्रकार से अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, इज लेस देन, क्लेम से कम है तो टोटल रियलाइजेशन में जाएगा, और जितना फिर क्लेम का अमाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बट उस पर कोई क्लेम नहीं है,
तो टोटल का टोटल पैसा ये प्रॉफिट का माना जाता है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे इसमें नेसेसरी ट्रांजैक्शंस थे और जिसका जर्नल एंट्री आपको हम बताएं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट का दोनों साइड को है ना इक्वल करने का कोशिश करेंगे, जिसमें बैलेंस आएगा वही बैलेंस जो होगा नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस। तो अब जो भी आएगा उसका भी एंट्री आपको हम समझा देते हैं। अगर दोनों साइड का बैलेंस निकाला जाता है तो बैलेंस का परिणाम अगर क्या होता है, व्हेन रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है, तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अर्थात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा, व्हेन रियलाइजेशन लॉस जब होता है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से लॉस है तो उसका कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, प्रॉफिट है तो उसका कैपिटल वो ट्रांसफर होकर के। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का जितना भी मेन स्ट्रक्चर था मेनली आपको हम बता दिए हैं, है ना। और इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि कोई एंट्री छूट रहा है, सारा एंट्री लगभग जो आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अब एक आपको एक कंसेप्चुअली बात बताते हैं कि जब फर्म डिजोल्व करता है, जब भी फर्म डिजोल्व करता है तो उसका सारा हिसाब किताब का सेटलमेंट एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के लिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के लिए, हिडन लायबिलिटीज़ के लिए, एसेट्स के लिए, जो भी है ज़्यादातर वो क्या हो जाता है, सब रियलाइजेशन अकाउंट से ही। चूँकि आप सारे एसेट्स को है ना आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाले हैं तब पेमेंट भी तो उसी अकाउंट से होगा, सेटलमेंट। इसलिए इसमें मेन एक अकाउंट बन जाता है, प्रमुख अकाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट है। इसलिए इसको समझना, इसके जर्नल एंट्रीज को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें टर्म्स जो है जितने भी आ रहे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कि पार्टनर्स लोन का सेटलमेंट कैसे होगा, उससे रिलेटेड आपको बेटर बताने जा रहे हैं। जो भी है वो पार्टनर्स लोन का होगा। तो अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और टर्म है पार्टनर्स लोन। क्योंकि पार्टनर्स लोन का जब पेमेंट होता है तो उसमें भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स लोग काफ़ी गलती कर देते हैं, जिससे आपका हिसाब किताब अकाउंट्स गलत हो जाता है। हाँ, तो अभी आपको हम बता रहे थे कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप तो समझ ही रहे होंगे, कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो उसको करेंट अकाउंट में डालना है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। तो जनरली ज़्यादातर हम कैपिटल अकाउंट का ही प्रयोग किए हैं, बट नेसेसरी जहाँ जैसा क्वेश्चन में सिचुएशन रहेगा करेंट अकाउंट भी आप कर सकते हैं। बट करेंट अकाउंट भी क्रिएट होगा तो चूंकि फर्म क्लोज हो रहा है तो लास्ट में वह भी उसका भी बैलेंस करेंट अकाउंट का ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके है ना तो उसका इंट्रीज होता है। तो अकाउंट जब बताएंगे तो उसमें भी बता देंगे लेजर में कि जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा पार्टनर्स का, उसका पेमेंट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब है कि पार्टनर्स लोन। तो जनरली आपको जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 में बताया गया कि एक्सटर्नल लायबिलिटी पेमेंट सेटलमेंट के बाद बारी आता है पार्टनर्स लोन का। तो जनरली उसका एक ही एंट्री है, व्हेन पार्टनर्स लोन इज सेटल। पेमेंट किया जाता है व्हेन, अगर पार्टनर्स लोन फर्म में है और उसका पेमेंट होता है तो व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड, लोन इज पेड। जब पेड होता है तो इसका क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसका पेमेंट होगा तो टू कैश या बैंक अकाउंट। जनरली एक अलग एक अकाउंट खुलता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, जब अकाउंट बताएंगे तो बताएंगे। अब इसमें ध्यान देना है कि यदि पार्टनर्स लोन है और सारा का सारा लोन पेमेंट कर रहे हैं तो अलग से उसका एक एंट्री तो होगा ही, उसका अकाउंट भी अलग से होता है।
लेकिन जब पार्टनर्स लोन का जो भी अमाउंट है, यदि उससे कम पेमेंट लेने के लिए पार्टनर्स रेडी हो जाते हैं, पार्टनर तैयार हो जाते हैं कि हम कम लेंगे, तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है पार्टनर्स लोन का, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ उनका क्या है, पीज लोन है, पार्टनर्स लोन कितना है 100, और वो बोल रहा है कि चलिए हमको 80 रुपया दे दीजिए, ये 80 रुपया लेने के लिए तैयार है, तो 20 जो बचा इसका क्या होगा। तो ये फ़ायदा है, ये फर्म के लिए बेनिफिट है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ध्यान रहे, तब इसके लिए एंट्री क्या बनेगा, वैसे कंडीशन में है ना, व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड इक्वल, है ना, पेड, जब फुल्ली पेड होता है तो फुल्ली यहाँ लिख दिए समझने के लिए, पेड फुल्ली, और जब पार्टली पेड होता है अर्थात लेस अमाउंट पार्टनर लेने के लिए तैयार होता है, व्हेन पार्टनर एग्री टू टेक लेस अमाउंट देन लोन, अगर लोन से कम अमाउंट वो पार्टनर लेने के लिए रेडी होता है, तब वही एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीज पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जितना उसको पेड किया जाएगा, और बाकी टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी कहाँ चला जाएगा, वैसे कंडीशन में टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स का लोन पेमेंट करने में अमाउंट घट जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो ध्यान देना है, वैसे कंडीशन में पार्टनर्स लोन को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके छोड़ दिया जाता है। डिफिशियंसी हो जाए तो सिचुएशन है कि जितना लोन है उतना पेड किया जाए, तो डायरेक्ट पार्टनर्स लोन टू कैश। अगर पार्टनर लेस अमाउंट लेने के लिए रेडी है, तो पार्टनर्स लोन टू कैश टू रियलाइजेशन, बाकी जो बचा वो फर्म के लिए बेनिफिट माना जाता है। ठीक है, और यदि ज़्यादा हो गया अर्थात अमाउंट नहीं है, डिफिशियंसी जो है लोन पेमेंट करने का नहीं है, तो जितना पेमेंट होगा बाकी जो बचेगा, है ना, एक्स्ट्रा और देने के लिए, अर्थात पैसे कम पड़ गया फर्म में, एक्सटर्नल लायबिलिटी को देने के बाद नहीं बचा, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिफिशियंसीज के कारण, है ना, वो ट्रांसफ़र, किताब में भी लिखा, द कैपिटल ऑफ द सच पार्टनर हु हैज गिवन लोन टू द फर्म सोज, आपको किताब की बात भी बता रहे हैं, इन सफिशियंट अमाउंट हिज लोन अकाउंट कैन बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स अमाउंट टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करके उसको क्लोज कर दिया जाएगा वैसे सिचुएशन में। तो ये सब स्पेशल टर्म है। अब इसमें एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं, जो कि कुछ राइटर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जैसे टी.एस. ग्रीवाल है, डी.के. गोयल, बहुत सारे हैं, उसमें कहा जाता है कि फर्म में कोई एसेट था, उसको रियलाइजेशन में आप ट्रांसफ़र कर दिए, चूँकि फर्म है, जैसे प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, कुछ भी है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ट्रांसफ़र होता ही है। अब अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मेरा जो लोन का अमाउंट है उसके बदले में हम कोई एसेट्स ही ले लेते हैं, तो चूंकि वो एसेट्स तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र है, तो उस एसेट्स को सेल करेंगे तो अमाउंट रिकवर भी तो होता है उसका, तो चूंकि ट्रांसफ़र किए जब डेबिट में, तो रिकवरी वैल्यू तो उसका कुछ होगा ना। यदि कोई पार्टनर का जो लोन है वो कहता है कि हमको अपने लोन के बदले में फर्म का कोई एसेट्स ही दे दिया जाए, कोई एसेट्स, तो स्वाभाविक है कि उस एसेट्स को जिसको वो मांग रहा है तो वो पहले से रिकॉर्डेड है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में तो पहले वो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो जब रियलाइजेशन में डेबिट साइड ट्रांसफ़र होता है, तो उस एसेट्स को जब बेचा जाएगा तो उसका कुछ तो वैल्यू है, उसी वैल्यू पर न वो लेने के लिए पार्टनर तैयार है। तो रियलाइजेशन में तो वो इनकम है, तो क्रेडिट साइड होना चाहिए। अगर नकद आता है तो क्या करते हैं, कैश टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर्स अपने लोन के बदले में ले रहा है तो क्या होगा, तो उसका लोन सेटलमेंट में चला जाएगा, तो हो जाएगा उसका एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर बेनिफिट है तो टोटल रियलाइजेशन में। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि जैसे देखिए कि अगर किसी पार्टनर का 100 रुपीज़ लोन है, सपोज मान लेते हैं, लोन कितना है 100, और फर्म का एक फर्नीचर है जिसका वैल्यू है 90 रुपया,
रिकवरी चाहे जिसका स्टार्टिंग बुक वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन प्रेजेंट में उससे रिकवरी वैल्यू कितना है 90 रुपीज़। और फर्म कह रहा है कि हमको ये दे दीजिए और हम अपना लोन क्लियर कर देते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो फर्म के लिए क्या हो गया, तब इसका एंट्री बनेगा। देखिए इसको बनाने, हाँ, तो हो जाएगा पीज लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 100 है, तो हो जाएगा टू क्या रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, चूंकि 90 का क्या लिया है एक एसेट्स, 10 रुपया तो बेनिफिट है, 10 रुपया क्या है फायदा है, तो वो फायदा भी तो यहाँ डाले थे ना कि बचत हो गया फर्म के लिए, टू ये भी रियलाइजेशन। अर्थात वैसे कंडीशन में टोटल क्या हो जाएगा रियलाइजेशन, अर्थात आप एक सिंगल एंट्री ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन डाला हुआ है, किताब में रहता है, तो वैसे कंडीशन में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये डबल नहीं, क्योंकि हम समझाने के लिए इसको तोड़ करके दिखा रहे हैं, एक ही एंट्री होगा पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। बट समझने के लिए ध्यान में रखना होगा 90 का फर्नीचर और 10 का जो बचत हो गया फर्म के लिए वो। तो इस तरह से जितने बेसिक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थे वो आपको हम बता चुके हैं। और कुछ होगा तो अकाउंट्स के समय जब अकाउंट्स बताएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्ट कल अगले वीडियो में, फिर उसका कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। फिर जर्नल से रिलेटेड 2-4 कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, उसको बना करके समझाएंगे तो अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर रियलाइजेशन अकाउंट बताएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, उस समय भी कुछ जितने भी कुछ जर्नल एंट्रीज आएंगे ज़रूरी, तो वो वहाँ समझाते हुए आपको चलेंगे कैसे बैंक अकाउंट तक। उसके बाद 1-2 जो भी क्वेश्चन होगा पॉसिबल, जितना संभव होगा उतना हम कर देंगे। तो इस तरह से आपका डिजिटलेशन का जो है स्ट्रक्चर पूरे शुरू से अंत तक जो स्ट्रक्चरल रूप ढांचा है उसका आपको हम, है ना, आपके सामने रख देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पहला इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोटो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे ये भी बता रहे हैं कि मेरा ऑनलाइन क्लास चालू है, चल रहा है पूरे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, है ना, 11th का 12th का पार्ट 1 बीकॉम, पार्ट 2 बीकॉम, है ना, ऑनर्स पेपर पार्ट 3 तक का सारा टैक्सेशन वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह सब, कॉस्ट मैनेजमेंट सारा चीज़, ठीक है। तो ये सारा क्लास हम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों चला रहे हैं। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है ना मेरे क्लास में, तो वो मेरा इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप 9155309607 इस नंबर पे संपर्क करके, और एक जीन्यून फीस पे, 2 तरह का फीस है, मंथली भी जीन्यून फीस या एक ही लमसम मेथड से एक बार पेमेंट करके भी कर सकते हैं। तो प्रयास मेरा यही रहता है कि सारे बच्चों को जितने भी स्पेशल टर्म है, जो भी टर्म्स इसमें रिलेटेड है, जितने भी शुरू से 11th से लेकर के फाइनल तक का 12th जितने भी हैं सबके लिए, है ना, कोशिश होता है कि कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करें ताकि बच्चों को अकाउंट समझ में आए। सिर्फ न्यूमेरिकल बन जाना, सोल्व हो जाना कंप्लीट अकाउंट नहीं होता, उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो ये मेरा प्रयास है ना। तो अगर आप लोग चाहें, जिनको भी ज़रूरत हो, तो इस क्लास को आप, मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।